वेलकम टू बैक। तो अपन ने एसिड बेस एंड सॉल्ट के 2 पार्ट कर लिए थे। आज अपन तीसरा पार्ट कर रहे हैं इसका, एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। तो अपन ने इसके 2 पार्ट कर लिए थे। पहले तो इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन था और उसके बाद अपन ने इसकी एसिड बेस एंड सॉल्ट की परिभाषाएं और सामान्य गुण और उपयोग के बारे में पढ़ा था। आज अपन तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल एक्चुअली में होता क्या है? पीएच स्केल को सबसे पहले, यानी कि पीएच स्केल को सोरेनसन ने ही दिया था। सोरेनसन 1909 में उन्होंने H+ आयनों के आधार पर एसिड या बेस की सामर्थ्यता को पीएच स्केल के द्वारा मापा कि ये एसिड होगा या बेस होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, पीएच स्केल में पी है वो पुष्पांश यानी कि शक्ति का सूचक है, यानी कि पावर। और जो H है वो H+ आयनों की सांद्रता को देखता है, मतलब दर्शाता है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, यानी कि H+ आयनों की सांद्रता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो अपन ये देखते हैं कि पीएच स्केल होती क्या है। तो किसी विलयन में उपस्थित यदि H+ आयन हो तो अपन वो विलयन कैसा है, एसिड है या फिर बेस है, उसका पता लगा सकते हैं किसके द्वारा? पीएच स्केल के द्वारा। पीएच स्केल में पीएच स्केल में 0 से 14 तक अंक दिए होते हैं। तो इन दोनों के बीच में 7। तो जब 7 नंबर पे जो बिंदु होता है, ये बिंदु कहलाता है उदासीन बिंदु। और यदि उदासीन से अपन लेफ्ट हैंड साइड चलें, तो मतलब 7 to 0 की ओर चलें, तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा या फिर अम्लीय होगा। और यदि अपन 7 to 14 जाए या फिर 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्षारीय होगा। यहाँ पे जो क्षारीय विलयन होगा उसमें H+ आयनों की सांद्रता कम होती है और OH- आयनों की सांद्रता ज़्यादा होती है। और जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज हायर एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन इज लोअर। मतलब यहाँ पे H+ आयनों की सांद्रता अधिक होगी और OH- आयनों की सांद्रता कम होगी। तो जो यहाँ पे होगा, मतलब कोई जैसे किसी विलयन का पीएच यहाँ पर आ रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। और जो यहाँ पे होगा, मतलब 14 नंबर पे, वो सबसे ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो अब अपन इसको ऐसे बना सकते हैं कि जैसे यदि ये पीएच स्केल है आपका,
और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 14 है। तो आपको पता है कि जो यदि अपन 7 to 0 की तरफ जा रहे हैं और यदि H+ आयनों की सांद्रता बढ़ रही है, यानी कि जिससे यहाँ पे H+ आयनों की सांद्रता बढ़ रही है, तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन कहेंगे एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि अम्लीय विलयन। और जो 7 से 14 की तरफ होगा, यहाँ पे OH- आयनों की सांद्रता बढ़ रही है, तो ये होगा क्षारीय, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन। तो कुल मिला के अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यदि pH है वो 0 to 7 है तो वो होगा एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि अम्लीय विलयन। और यदि pH है वो 7 है तो वो होगा न्यूट्रलाइज या फिर उदासीन। और यदि pH है वो 7 to 14 होगा, यानी कि 7 से 14 होगा, तो वो होगा बेसिक सॉल्यूशन या क्षारीय विलयन। ओके, यहाँ पे सोरेनसन ने एक pH यानी pH की परिभाषा दी थी कि यदि किसी विलयन में H+ आयन उपस्थित है, यानी इनकी सांद्रता उपस्थित है, तो इन H+ आयनों की सांद्रता की जो घातांक है, यानी कि यहाँ पे कोई भी अंक आएगा तो उसे उसने pH बोला। उसने क्या कहा कि H+ आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक जो होगा उसे अपन pH कहते हैं, यानी कि H+ आयनों की जो कंसंट्रेशन है उसका नेगेटिव लोगारिथम, यानी कि नेगेटिव लोग होगा, वो pH कहलाएगा। तो अपन इसे नॉर्मल इक्वेशन रूप में देखें तो pH क्या होगा कि pH बराबर नेगेटिव लोगारिथम, यानी कि ऋणात्मक लघुगुणक होगा -log 10 और H+ आयनों की सांद्रता, यानी कि H+ आयनों की, और ये जो कोष्टक होता है ये सांद्रता को दर्शाता है। तो ये होगी pH की परिभाषा। क्योंकि विलयन में जो H+ आयन है वो ऐसे स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, वो वाटर के साथ क्रिया करके H3O+ का निर्माण करते हैं। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि pH = -log concentration of H3O+ आयन। तो ये थी pH की परिभाषा। देख सकते हैं कि H+ आयनों की सांद्रता है वो जितनी अधिक होगी तो वो pH का मान उतना ही कम होगा, यानी कि कम pH, लोअर pH है वो अधिक एसिडिक नेचर को शो करता है, यानी अधिक अम्लीय सॉल्यूशन वो होगा जिसका pH कम होगा और उसमें H+ आयनों की सांद्रता है वो हायर होगी। और जो बेसिक सॉल्यूशन होगा या फिर क्षारीय विलयन होगा, इसमें OH- आयनों की सांद्रता ज़्यादा होगी तो pH का मान भी ज़्यादा होगा, तो वो सॉल्यूशन है वो कहलाएगा क्षारीय या फिर बेसिक। अब एक और चीज़ की जो उदासीन है, उदासीन विलयन है, जैसे जल है, तो जल के लिए जो H+ और OH- आयनों की सांद्रता है उसका मान होता है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर।
तो इसे अपन यदि ज्ञात करें तो पीएच का मान क्या होता है, देखिए कि पीएच इज इक्वल टू माइनस log 10 और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितनी है, 1 × 10⁻⁻⁷। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये जो इसका अगला आंसर होगा वो होगा pH इज इक्वल टू, यहाँ पे जो घातांक है वो गुणा में आ जाएगी, तो -7 × log 1 × 10⁻10। तो यहाँ पे 10 × 1 यानी कि 10 हो गया, और क्योंकि जो log 10 होता है उसका मान होता है 1। तो यहाँ पे अपन देखें कि pH इज इक्वल टू 7 × 1 यानी कि 7। तो आपको पहले ही बता दिया गया था कि जो pH स्केल में उदासीन विलयन होगा उसका pH होगा 7। तो अपन ने इसकी जल के द्वारा इसको प्रूव भी कर दिया। तो ये था pH का नॉर्मल इंट्रोडक्शन, यानी कि इसका सामान्य परिचय, pH क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, और उसमें एसिड कौन सा होता है या फिर बेस कौन सा होता है। यानी कि यदि pH का मान बहुत कम है तो वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और यदि pH का मान बहुत ज़्यादा है तो वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कि यदि pH का मान जैसे 14 के अराउंड है तो वो हो गया प्रबल क्षार, और यदि pH का मान 0 के अराउंड है तो वो हो गया प्रबल अम्ल। तो ये था pH का नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब अपन पढ़ेंगे pH का दैनिक जीवन में उपयोग। तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं pH का दैनिक जीवन में महत्व। यानी कि अपनी जो डेली लाइफ है उसमें pH का कितना इम्पोर्टेंस है। तो अपन यदि pH के बारे में पढ़ा होगा तो ऐसी बहुत सी समस्या आती है जिसको अपन समझ सकते हैं pH स्केल के द्वारा या फिर एसिड बेस जो संकल्पना है उसके द्वारा। यानी कि pH के द्वारा अपन किसका सामर्थ्य ज्ञात करते हैं, एसिड या बेस का। तो इसका सबसे पहला उदाहरण है कि जो अपनी मानव शरीर है वो उसकी जो pH परास है वो 7.0 से 7.8 के बीच होती है। यानी कि इसी pH परास में जो शरीर होता है वो कार्यशील होता है। फिर दूसरा उदाहरण होता है उद्र में अम्लता। एसिडिटी इन स्टमक। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे ज़्यादा भोजन करने पर या फिर जैसे अम्लीय भोजन ज़्यादा खाने पर, या कभी कभार ऐसे ही अपने जैसे अपन भोजन करते हैं तो उसके बाद शरीर में जो अपने आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्रावण है जो ज़्यादा हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि तो हो जाएगी किसमें, स्टमक में। तो इससे अपनों को जलन और दर्द होगा, यानी कि पेन एंड इरिटेशन होगा। किससे, इस
एसिड से, क्योंकि जो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है और वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे भोजन में मिलता है और भोजन का पाचन करता है। तो कभी कभार क्या होता है, यदि HCl का स्त्रावण ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे अपन को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और फिर अपन को पेट में जलन या दर्द का एहसास होता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए अपन एंटी एसिड यूज करते हैं, एंटी एसिड सब्सटेंसेज का यूज करते हैं, यानी कि जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, क्योंकि ये एक बेस है, यानी कि क्षार है। यदि अपन इसका एंटी एसिड के रूप में यूज करते हैं तो ये जो क्षार होगा वो इस एसिड के साथ रिएक्ट होकर उदासीन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा लवण और वाटर का निर्माण कर देगा, यानी कि अपन को एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी, जिससे अपन को जलन और दर्द से राहत प्राप्त होगी। तो ये था आपका पहला तो पॉइंट बॉडी वाला हो गया। दूसरा पॉइंट अब अपन पढ़ने जा रहे हैं थर्ड एग्जाम्पल, यानी कि टूथ डीके या दंत क्षय, यानी कि दांतों का क्षय होना या उनका नष्ट होना। तो क्या होता है कि जो अपने मुंह का पीएच है, अपने जो मुंह का पीएच है वो 6.5 के करीब होता है। तो कभी कभार अपन भोजन करते हैं तो उस भोजन के कुछ कण है जो अपने मुख में रह जाते हैं। तो इससे जो मुख में रहने वाले कण है उन पर बैक्टीरिया वगैरह है वो क्रिया करते हैं, क्रिया कर उससे इसके साथ क्रिया करते हैं। तो क्रिया करने के बाद एसिड का निर्माण करते हैं। तो क्योंकि एक दांतों में एक पदार्थ पाया जाता है इनेमल, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट का बना होता है और ये शरीर का सबसे कठोर भाग भी होता है। तो इसका जो क्षय होना है वो जल या अन्य पदार्थ से नहीं होता है। और जब एसिड के संपर्क में ये यानी कि इनेमल के संपर्क में एसिड आता है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, बैक्टीरियाज के द्वारा बनाया गया था, तो इस एसिड के द्वारा इनेमल का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे दांत टूटने की संभावना या फिर गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए, यानी कि जो यहाँ पे एसिड है, एसिड बचा था वो भोजन के अवशिष्ट भोजन के साथ क्रिया करके एसिड का निर्माण कर रहा था, कौन, बैक्टीरियाज। तो इस समस्या से निपटारा करने के लिए अपन क्या करते हैं, दंत मंजन का प्रयोग करते हैं, यानी अपन दांतन करते हैं, ब्रश करते हैं। तो वो जो दंत मंजन है वो बेस होता है। तो आपको पता है कि जो बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट होकर उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, जिससे इनेमल का जो क्षय होना है यानी कि टूथ डीके है वो रुक जाता है। तो अपन भोजन करने के बाद ब्रश का प्रयोग क्यों करते हैं वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि अपन भोजन करते हैं तो भोजन के जो अवशिष्ट कण होंगे वो मुख में रह जाते हैं, जिसके साथ बैक्टीरिया जो रिएक्शन कर देता है। क्योंकि जो मुख का पीएच है वो 6.5 के अराउंड होता है। जब
बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं तो मुख का पीएच है वो 6.5 से 5.5 के करीब आ जाता है, जिससे एनिमल है वो क्षयित होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए अपन दंत मंजन प्रयोग करते हैं, जो कि बेसिक होता है और ये उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा इसके क्षय को रोक सकता है। अब अपन पढ़ने जाए इसका जस्ट पीएच के महत्व का उदाहरण है चौथा, कीटों का डंक। या फिर बहुत सारे कीट होते हैं वो सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ एसिड्स का यूज करते हैं, जिससे अपन को, जैसे मधुमक्खी होती है या फिर कोई जैसे चींटी भी हो सकती है, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जब मधुमक्खी काटती है तो त्वचा पर जलन होने लगती है और वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे चींटी ने एक एसिड का वहाँ पे स्त्रावण किया, जिससे जलन और दर्द महसूस हुआ। तो इस समस्या से अपन को राहत लेने के लिए किसी क्षारीय विलयन या फिर क्षार का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे आप, यदि कोई चींटी ने या फिर जैसे मधुमक्खी ने आपको डंक दिया है, तो अपन बेकिंग सोडे का प्रयोग कर सकते हैं, बेकिंग सोडा। और ये इस बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो चूंकि ये जो बेकिंग सोडा होता है वो क्षारीय होगा, तो इसके डंक में जो एसिड होगा उसके साथ ये रिएक्ट होकर उदासीनीकरण अभिक्रिया शो करेगा। तो जो कीट होते हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एसिड का प्रयोग करते हैं। जैसे चींटी है वो फॉर्मिक अम्ल का स्त्रावण करती है। अब अपन इसका 5वां एग्जाम्पल लें कि जो अम्लीय वर्षा होती है वो क्या होती है। या फिर एसिडिक रेन। तो कभी कभार क्या होता है कि जो कारखाने होते हैं, यानी कि फैक्ट्रीज होती है, तो उनसे निकलने वाले बहुत सारे प्रदूषक होंगे, प्रदूषक होते हैं। तो वो उनका जब निष्कासन होता है, तो यदि बारिश के मौसम में ये प्रदूषक बारिश के साथ मिल जाते हैं, तो जो बारिश की पीएच होती है, यानी कि वर्षा की जो पीएच होती है वो कम कर देते हैं। तो नॉर्मली अपन वर्षा के पानी को शुद्ध मानते हैं, लेकिन जब ये प्रदूषक उसमें मिल जाते हैं तो जो वर्षा का पीएच है वो 5.6 के करीब आ जाता है। तो ऐसी वर्षा को अपन अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इस वर्षा के कारण, जैसे यहाँ पे जो अपनी त्वचा है, यदि वहाँ पे ऐसी वर्षा की बूंद गिरे, तो चूंकि ये एसिडिक है, तो वहाँ पे अपन को जलन महसूस होगी और वहाँ पे दर्द भी शुरू होगा। इसके साथ साथ जब ये वर्षा किसी नदी नाले में इसका पानी जाएगा, तो वहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु होंगे उनके लिए भी खतरा पैदा करती है, क्योंकि जो वो जीव जंतु होते हैं वहाँ पर, वो इतने कम पीएच में रहना उनके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। तो कभी कभार क्या होता है कि जो जीव जंतु है वो मरने लग जाते हैं। तो ये थी आपकी एसिडिक रेन या फिर अम्लीय वर्षा। अब एक और पॉइंट बचा है, इसका एग्जाम्पल है वो छठा है कि मृदा का पीएच, यानी कि पीएच ऑफ सॉइल। तो मृदा का पीएच अपन इसलिए ज्ञात करते हैं कि अपन को पता चलना चाहिए
कि अपन जो फसल बो रही है उसकी बुआई के लिए पीएच उपयुक्त है या फिर नहीं। तो अपन फसल की बुआई करने से पहले मृदा की पीएच की जांच कर लें और फिर उसके बाद उस पीएच को उस फसल के अनुरूप करने के बाद यदि फसल की बुआई करेंगे तो वो बुआई जो अपन को अच्छा खासा फायदा देती है। तो ये था आज का टॉपिक अपना पीएच होता क्या है, फिर उसका दैनिक जीवन में महत्व क्या है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ के क्लासेज में। थैंक यू सो मच।